स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आज ग्रुप डी 10 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के मैं लेके आ गया हूँ। कुछ जीके के क्वेश्चन है, जितने यहाँ सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हर शिफ्ट का रिव्यू है जो आपको मिलता रहेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका भी अगर नेक्स्ट किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन करके क्वेश्चन जो है शेयर जरूर करना। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, यदि 1000 वोल्ट का एक हीटर है और 2 घंटे तक चलता है तो वह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा, कितनी ऊर्जा की खपत करेगा। अगर 1000 वोल्ट का हीटर है और 2 घंटे चलता है तो वो करेगा 2 किलो वोल्ट। कितनी ऊर्जा खपत करेगा? 2 किलो वोल्ट करेगा 1000 वोल्ट का जो हीटर है वो। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा अगर निकालनी है आपको तो शक्ति इंटू समय, यानी 1 किलोवाट और समय कितना है 2 घंटे, तो यहाँ 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 किलोवाट है जो ऊर्जा वो ख़त्म करेगा। और 1 किलोवाट को सामान्यतः 1 यूनिट विद्युत कहा जाता है, और हीटर ने कुल कितनी 2 यूनिट बिजली यहाँ पे खर्च की है। एक लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली किरण होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। क्वेश्चन था लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर है से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं। लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उससे जो किरण गुजरती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बिना मुड़े जो सीधी निकल जाती है। जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण गुजरती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, बिना मुड़े है जो सीधी गुजर जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपकी किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लेना, और क्वेश्चन जो भी आपके मेमोरी बेस्ड जो याद रहते हैं वो ज़रूर शेयर करना। तो लेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। लेंस का जो मध्य बिंदु होता है वो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, और पतले लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली किरण है वो लगभग बिना विचलन के निकल जाती है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है। अभिसारित और अपसारित में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तल लेंस है वो क्या करता है? किरणों को अभिसारित करता है, और अवतल लेंस है वो किरणों को अपसारित करता है। मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण है वो उत्तल लेंस में फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, और अवतल लेंस में जो समानांतर किरणें हैं वो ऐसे फैलती है जैसे वह फोकस से आ रही हो। और लेंस की क्षमता का अगर ऐसा ही इकाई मात्रक पूछ लिया जाए तो ये क्या है? डायोप्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि यदि 2 विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं पर बराबर बल लगाया जाए तो उनके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी 2 सेम द्रव्यमान वाली सेम भार वाली वस्तु है और उन पर बराबर बल लगाया जाता है, विभिन्न द्रव्यमान यानी अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुएं हैं और उन पे अगर बल बराबर लगाया जाए तो उनके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे कम द्रव्यमान वाली जो वस्तु होगी उसका त्वरण क्या होगा? अधिक होगा। कम द्रव्यमान की जो वस्तु होगी उसका त्वरण अधिक होगा। न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है F बराबर ma, उसके अनुसार यहाँ पे त्वरण जो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण क्या होगा? अधिक होगा। और समान बल लगाने पर त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और कम द्रव्यमान वाली वस्तु में अधिक त्वरण होगा, और अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी उसमें क्या होगा? कम त्वरण उत्पन्न होगा। बल की अगर ऐसा ही इकाई पूछ लिया जाए तो क्या है? न्यूटन है। नेक्स्ट है यहाँ पे द्रव्यमान की अगर ऐसा ही इकाई पूछ लिया जाए तो क्या है? किलोग्राम है। UCM की विशेषता से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ आया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो एक समान वृत्तीय गति है की मुख्य विशेषता क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति की मुख्य विशेषता क्या है? तो करेक्ट आंसर है वस्तु की चाल है वो स्थिर रहती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। एक समान वृत्तीय गति की मुख्य विशेषता है कि वस्तु की चाल है वो क्या रहती है? स्थिर रहती है, और उसकी दिशा है जो बदलती रहती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और वस्तु की लेकिन जो दिशा है वो बदलती रहती है लेकिन चाल क्या रहती है? समान रहती है। और दिशा बदलने के कारण जो वेलोसिटी है, वेग है, वो बदलता रहता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, और वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्वनि का अनुरणन से संबंधित था कि साउंड का अनुरणन है वो किसे कहते हैं। साउंड का अनुरणन या ध्वनि का अनुरणन है वो किसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ध्वनि का बार बार परावर्तन होकर कुछ समय तक सुनाई देना। जैसे हम किसी
कुएं में, कुंड में अगर आवाज़ लगाते हैं तो वो बार बार ध्वनि हमें ही सुनाई देती है। तो ये क्या है, एक ध्वनि का अनुरणन है, यानी परावर्तित होकर वो हमें बार बार सुनाई देती है। तो यही क्या है, ध्वनि का एक रिवर्बरेशन है, यानी ध्वनि का अनुरणन है। जैसे बड़े हॉल में ध्वनि है जो बार बार परावर्तन के अनुरणन करते हैं। ध्वनि दीवारों, छत और अन्य स्तरों से क्या होती है, परावर्तित होती है। तो नेक्स्ट है, ध्वनि अगर पूछ लिया जाए निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ध्वनि को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। जैसे आप चंद्रमा पे चले जाओगे, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पे आप एक दूसरे की आवाज़ है जो नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो रिन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको बताना था कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो क्या है। तो जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो या पुनर्भरित हो सके, उसे क्या कहते हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से, उससे पहले फ्रेंड्स अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम ऊर्जा से रिलेटेड देख लेते हैं। सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख उदाहरण है। पवन ऊर्जा है वो भी नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। जल विद्युत ऊर्जा है वो नवीकरणीय स्रोत मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जल विद्युत ऊर्जा है वो कौन सी है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानी जाती है। बायोमास और भूतापीय ऊर्जा भी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यानी कोयला या पेट्रोल एक बार खत्म हो गया तो उसको क्या हम नवीनीकरण नहीं कर सकते, नवीनीकरण नहीं कर सकते उसका। नेक्स्ट यहाँ पे है, महिला जनतंत्र में एफटी, ओवरे और यूटरस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। यानी मादा जनतंत्र में जो फेलोपियन ट्यूब है, ओवरे है और यूटेरस है का सही कार्य क्या है। तो सही कार्य है, जो फेलोपियन ट्यूब है में निषेचन होता है, ओवरे में अंडाणु का बनना होता है, यूटेरस में भ्रूण का विकास होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, CO2 NaHCO3 और Na2CO3 को कार्बनिक यौगिक माना जाता है। कार्बनिक यौगिक है वो माना जाता है। तो क्या है ये, इन्हें अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखा जाता है। ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, जबकि क्या है, अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें से आपको पूछा गया था कि कौन कौन से यहाँ पे कार्बन है, तो इनमें से कोई कार्बन नहीं है, इन्हें अकार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखा जाता है। और अधिकांश जो कार्बन यौगिक है को कार्बनिक यौगिक माना जाता है, लेकिन कार्बन के कुछ यौगिक है वो क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। और उनमें कौन कौन से है, एक तो CO2 हो गया, एक NaHCO3, एक Na2CO3। ये है जो 3 यौगिक जिन्हें हम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये एक अकार्बनिक यौगिक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता से रिलेटेड, कि पत्ती के एक हिस्से को ढककर किए गए प्रयोग से क्या सिद्ध किया जाता है। पत्ती का जो एक हिस्सा है वो ढककर अगर प्रयोग करते हैं तो उससे क्या सिद्ध होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश क्या है, आवश्यक है, क्योंकि पत्ती का जो हिस्सा ढका हुआ होगा उसके विकास में वहाँ पे क्या आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश क्या है, आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण से पूछ लिया जाए क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण से जो पौधों में है ग्लूकोज का निर्माण होता है। और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में निकलती है, जिससे हमें पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है, सस्पेंशन जो निलंबन की प्रकृति है वो स्थायी होती है या अस्थायी। तो सस्पेंशन की प्रकृति है वो क्या होती है, अस्थायी होती है। और सस्पेंशन एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है, इसमें ठोस कण किसी द्रव्य में फैले रहते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, संयोजन अभिक्रिया जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका मुख्य कथन क्या है। संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसका मुख्य कथन क्या है। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन यानी 2 चीज़ों का है जो योग करना, संयोग करना। तो ये क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर है जो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वही संयोजन अभिक्रिया है। जैसे मान लो A + B है वो क्या बनाता है, AB बनाता है। CaO + H2O CaOH2 बनाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है और इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे वीटी है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ढाल और उसके नीचे का क्षेत्रफल क्रमश क्या दर्शाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए थे जो यहाँ पे मैं बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार था जिसमें ग्राफ आपको दिया गया था और उसके अनुसार आपको ग्राफ की ढाल और उसके नीचे क्षेत्रफल है जो कर्म से क्या क्या दर्शाते हैं। तो करेक्ट आंसर था इसका त्वरण और विस्थापन। त्वरण और विस्थापन का है जो आपको ग्राफ दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स मैग्नीशियम ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। लवण और जल प्राप्त होता है। MgO क्या है, एक क्षारीय ऑक्साइड है और अम्ल के साथ अगर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है और यहाँ पे अम्ल के 2 अणु है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्लस जल यहाँ पे प्राप्त होगा। और यह क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है क्योंकि अम्ल और क्षार मिलके आपस में क्या बना देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बना देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे यदि किसी मशीन पर लोड है वो 600 न्यूटन का है और एफर्ट है वो 150 न्यूटन का है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कितना होगा वो आप निकाल सकते हो यांत्रिक ऊर्जा से है। जो यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे निकालनी है यांत्रिक ऊर्जा से आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार साइंस के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। जीके के क्वेश्चन जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो होगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना ताकि आपके पास जो नेक्स्ट जीके का वीडियो होगा, जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएगा।